हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल देवकांता संतति इशू 8 का 7वां बयान। जाड़ों की धूप हर जीव को बड़ी ही प्रिय होती है। जिसके पास वक्त और साधन है वे ज़रूर इस धूप का आनंद उठाते हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जिनके पास ऐसा घर होता है जिसमें हवा और धूप की समुचित व्यवस्था नहीं होती। ऐसे लोग जाड़ों में धूप और गर्मी में रात की हवा के लिए तड़पते ही रहते हैं। कुछ इतने व्यस्त रहते हैं कि वे इन सब चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाते। परंतु इस वक्त हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनके पास किसी भी तरह का अभाव नहीं है। हम इस वक्त राजगढ़ में पहुंच गए हैं। राजगढ़ के महल के खास बाग में हम कुछ लोगों को दोपहरी की धूप में बैठे हुए देखते हैं। इस बाग में एक अच्छा बड़ा पानी का हौज है। बाग में नर्म मुलायम और छोटी छोटी घास देखने से ऐसा लगता है मानो हरा कालीन बिछाओ। पानी के उस हौज के किनारे घास पर एक शनील की चादर बिछी हुई है। चादर के ऊपर बीच में तरह तरह के बहुत से फल और मेवे रखे बड़े प्यारे लगते हैं। उस सामान को घेरे हुए चादर पर चारों तरफ राजगढ़ के राजा चंद्रदत्त, दारोगा जोरावर सिंह, अय्यार करतार सिंह, चंपानगर की रानी देवकी और बजरंग लाल को बैठे हुए देख रहे हैं। इन सबके एक जगह इकट्ठा होने से ही हमें खटका होता है कि ये किसी खास सबब से मिले। आइए इनकी बातें सुने। मुमकिन है किसी भेद की बात पता लग सके। खैर, चंद्रदत्त कह रहे थे, इस तरह से हम शेर सिंह की अय्यारी से मात खा गए और भरतपुर जो हमसे फतेह होना ही चाहता था रह गया। हमारे नलकू राम और सुखदेव नाम के अय्यार सुरेंद्र सिंह की कैद में पहुंच गए। हम समझ चुके थे कि अब किसी तरह भी युद्ध के जरिए भरतपुर को फतेह नहीं कर सकते हैं और ना ही शंकर दत्त की शादी कांता से कर सकते हैं। सो हमने अय्यारी का सहारा लिया। आते वक्त रास्ते में से ही हमने अपने 4 अय्यार 2 कामों पर मुकर्रर करके भेजे। वो दोनों काम कौन कौन से हैं? देवकी ने पूछा। पहले तो नलकू और सुखदेव को सुरेंद्र सिंह की कैद से निकाल कर लाना और दूसरा राजकुमारी कांता का अपहरण। इन दोनों कामों में सुरेंद्र सिंह का भाई हरनाम सिंह हमारी मदद करेगा। अगर ईश्वर ने हमारे अय्यारों का साथ दिया तो वे इन दोनों कामों में कामयाब हो जाएंगे और अगर ऐसा हो जाए तो बाकी बचेगा ही क्या। हम ज़बरदस्ती की शादी शंकर से कर देंगे। क्या अभी तक भरतपुर की तरफ से कोई अय्यार किसी तरह की खबर लेकर आया? बजरंग लाल ने पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, आज या कल में आने की उम्मीद ज़रूर है। ठीक है, देवकी बोली। तो इस तरह से तुम उन चारों अय्यारों को भरतपुर की तरफ रवाना करके खुद फौज के साथ वापस यहाँ लौट आए और आते ही तुमने हमारे पास करतार सिंह को भेजा। हाँ, उससे मैंने तुम्हारे लिए कहला भेजा था कि राजा सुरेंद्र सिंह के खिलाफ तुम हमारी कुछ मदद करो। मैंने करतार सिंह के हाथ आपके लिए ये भी कहलवा भेजा था कि अगर हो सके तो अपनी रियासत से फ़िलहाल के हालातों में कोई ऐसा दबंग अय्यार भेजो जो शेर सिंह का मुकाबला कर सके। अगर शेर सिंह के मुकाबले का हमें भी एक अय्यार मिल जाए तो सुरेंद्र सिंह की क्या ताकत है कि हमारे सामने अकड़ा फिरे। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा अय्यार है? हाँ है, देवकी ने कहा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देव सिंह नाम के एक नया अय्यार रखा है। हमें पूरा यकीन है कि वह न केवल शेर सिंह का मुकाबला कर लेगा बल्कि उसे सिखा देगा कि अय्यारी किस चीज़ का नाम है। बस तो उसे कुछ दिन के लिए हमारे पास भेज दें। वो तो हम भेज ही देंगे, देवकी ने कहा, लेकिन आपके लिए हमारे पास एक और खुशखबरी है। वो क्या है? सूर्यजीत के लड़के रमाकांत को कैद कर लिया है। खूब, चंद्रदत्त खुश होता हुआ बोला। लेकिन कब? कैसे? कुछ मुख्तसर में भी तो कहो। मुख्तसर ही क्या, बस इतना ही समझ लो कि इतना बड़ा काम अय्यार बजरंग लाल की लड़की नन्ही ने कर दिखाया। ये तो अभी हमें भी नहीं पता कि नन्ही ने रमाकांत से इतने ताल्लुकात कैसे बढ़ा लिए कि रमाकांत उससे मिलने अपनी रियासत रायगढ़ी से हमारी रियासत की पाकीज़ा नदी तक क्या सोच कर आ गया। नन्ही ने रमाकांत को फंसाने के लिए उससे कहा कि अगर वह यानी रमाकांत उसे तिलिस्म की सैर कराने का वादा करे तो वह रक्त कथा उसे हासिल करा सकती है। रक्त कथा का नाम सुनते ही रमाकांत को किस तरह की बातें बताकर यहाँ लाएगी। जब गया, रमाकांत सोच रहा था कि पहरेदार और बजरंग आदि नन्ही के कहे मुताबिक बेहोश है, जबकि हकीकत ये थी कि वे सब होश में थे। रमाकांत को बड़े आराम से कैद कर लिया गया। बहुत खूब, चंद्रदत्त बोला। ऐसा मालूम होता है कि किस्मत हमारे साथ है। रमाकांत का भी हमारे कब्जे में आ जाना हमारे लिए बड़े शगुन की बात है। अब सूर्यजीत हमारे सामने घुटने टेकेगा। अब तो भरतपुर की तरफ से कोई अय्यार आए तो वहाँ का हाल मालूम हो। अभी देवकी के मुँह से ये लफ्ज़ निकले ही थे कि एक ताबेदार उन सबके पास आया। सलाम के बाद बोला, अय्यार चमन लाल आना चाहते हैं। लो, चंद्रदत्त बोले। चमन लाल भरतपुर से ही आ रहा है, ज़रूरी कोई खबर लाया होगा। फिर ताबेदार की तरफ देखकर बोले, भेज दो। चमन लाल कहाँ के लिए रवाना हुआ था, ये हाल पाठक तीसरे भाग के 10वें बयान में पढ़ाएं।
ताबेदार के जाने के कुछ देर बाद उन्हीं की तरफ चमन लाल नजर आया। हाल कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, चमन लाल ने कहना शुरू किया। शेर सिंह ये भेद जान गया था कि सुरेंद्र सिंह के भाई हरनाम सिंह आपसे मिले हुए थे, और फिर ये भेद भी उसने सुरेंद्र सिंह पर खोल दिया था। ओह! चंद्रदत्त को एक धक्का सा लगा। बोले, ये तो बुरा हुआ। एक मददगार की भी मदद गई। जी नहीं, चमन लाल बोला। क्या मतलब? चंद्रदत्त चौंक कर बोले। क्या ये पता लग जाने पर भी हरनाम सिंह उनके खिलाफ हमसे मिला हुआ था? सुरेंद्र सिंह ने उसे किसी भी तरह की कोई भी सज़ा नहीं दी? हरनाम सिंह के लिए रात ही में सुरेंद्र सिंह ने फांसी की सज़ा मुकर्रर की थी। आज सुबह सूरज निकलने से पहले ही हुक्म के मुताबिक उसे फांसी पर लटका दिया गया होगा, लेकिन फिर भी हमारा मददगार वहाँ मौजूद है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, जोरावर सिंह बोला। जब हरनाम सिंह फांसी पर लटक गया होगा तो वहाँ हमारा मददगार कैसे मौजूद है? वही तो हमें सारी खबर देता था। जी नहीं, चमनलाल ने बताया। हमें वहाँ की खबर देने वाला हरनाम सिंह नहीं बल्कि कोई दूसरा ही है। वह जानबूझकर हरनाम सिंह के नाम से आपके पास खबर पहुँचाता था, ताकि अगर कभी इत्तेफाक से उसका कोई खत सुरेंद्र सिंह तक पहुँच भी जाए तो वे हरनाम सिंह को ही मुजरिम समझे। वैसा हुआ भी है। गद्दारी के जुर्म में हरनाम सिंह मारा गया। हमारा मददगार जिंदा है। तो असल में वो मददगार कौन है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, चमनलाल ने कहा। वे दो आदमी हैं और उन दोनों ने ही अपना नाम बताने से इनकार कर दिया है। वे हमें जब भी मिले हमेशा नकाब में ही मिले। उनका कहना है कि अपने चेहरे से वे उसी सूरत में नकाब उतारेंगे जब अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे। और हाँ, आपको चौंका देने के लिए मेरे पास एक और भी खबर बाकी है। वो क्या? हमारे इन्हीं मददगारों ने शेर सिंह की पत्नी फूलवती की हत्या कर दी है। उसके मुंह से ऊपर वाले अल्फाज सुनकर सभी बुरी तरह चौंक पड़े। देवकी ने कहा, बातों को बीच बीच से कहने से बेहतर ये होगा चमनलाल कि तुम्हें मैं वहाँ का मुख्तसर में हाल बताओ। जवाब में चमनलाल ने वह हाल बता दिया। यहाँ वे बातें दोहराने से कोई लाभ नहीं है। हमारे पाठक तीसरे भाग के 8वें, 9वें और 10वें बयान में बखूबी पढ़ा है। सारा हाल सुनने के बाद कई शायद तक वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर इस सन्नाटे को जोरावर सिंह ने तोड़ा। ये तो मालूम नहीं कि हमारे वे मददगार कौन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वक्त काफ़ी कुछ हालात हमारे पक्ष में हैं। शेर सिंह को इस वक्त दिली दुख होगा। इस सबब में अय्यारी में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। ऐसे में हमारा कोई अय्यार कांता का अपहरण कर रहा है तो क्या ही अच्छा हो। बात तो तुम ठीक ही कहते हो जोरावर सिंह, देवकी ने कहा। मैं चंपानगर पहुंचते ही देव सिंह को यहाँ के लिए रवाना करती हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से सारी बातें समझा दूंगी। तुम चमनलाल के साथ उसे भरतपुर की ओर भेज देना। देवकी की यह सभी ने बहुत बहुत पसंद की। इसके बाद कुछ देर तक उन लोगों में और बातें होती रहीं। उन्हें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वह मजलिस बर्खास्त हो गई। 8वां बयान। यहाँ हम उस रात का हाल बयान कर रहे हैं जिस रात फूलवती की हत्या हुई। उसकी हत्या के जुर्म में सुरेंद्र सिंह ने हरनाम सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी। सुनते ही हरनाम सिंह की पत्नी सत्यवती बेहोश हो गई। शेर सिंह एक तरफ खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में खून का आधिपत्य था। गुस्से के सबब से अभी तक उनका बदन कांप रहा था। उनकी लड़की लक्ष्मी अपनी माँ की लाश से लिपट लिपट कर रो रही थी। बहुत सी लौंडियाँ उसे सांत्वना दे रही थी। बेहोश सत्यवती को उसके पास पहुंचा दिया गया। रात के उसी वक्त फूलवती का दाह संस्कार किया गया और शेर सिंह उसका अंतिम संस्कार करके इस वक्त अपने कमरे में अकेले ही बिस्तर में मुंह छुपाए पड़े थे। सारे महल में मुर्दानगी छाई हुई थी। इस थोड़े से वक्त में ही सुरेंद्र सिंह ने कई बार शेर सिंह की खैर खबर लेनी चाहिए थी, लेकिन दुख और रंज से बोझिल शेर सिंह ने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था। वे इस वक्त अकेले ही रहना चाहते थे। खैर, फिलहाल हम उन्हें छोड़कर उनकी बेटी लक्ष्मी से मिलते हैं। शेर सिंह ने लक्ष्मी को भी पूरी तरह अय्यारी की शिक्षा दी है। यूँ कहना चाहिए कि लक्ष्मी अय्यार है। वह राजकुमारी कांता की सबसे खास सहेली है। अधिकतर कांता और लक्ष्मी को साथ ही देखा जाता है। शेर सिंह लक्ष्मी को कांता के साथ इसलिए भी रखते हैं ताकि हर पल कांता की हिफाजत होती रहे। कांता जितनी सुंदर, नाजुक और कोमल है, उससे कहीं ज़्यादा भोली, सीधी और इस दुनिया की बुराई भलाई को ना जानने वाली है। दुश्मन के अय्यार किसी वक्त कांता को किसी धोखे में ना डाल दें, इसी खतरे से बचने के लिए शेर सिंह लक्ष्मी को कांता के साथ रखते हैं। उन्हें यकीन है कि लक्ष्मी की मौजूदगी में दुश्मन का कोई अय्यार आसानी से कांता तक नहीं पहुंच सकता। इसी लक्ष्मी को हम इस उस कमरे में देखते हैं जिसमें उसकी माँ यानी कि फूलवती की हत्या हुई है। लक्ष्मी अपनी माँ के बिस्तर पर पड़ी फूट फूट कर रो रही है। रोते रोते अचानक उसका हाथ अपनी माँ के बिस्तर पर पड़े तकिए पर चला जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे गिलाफ के नीचे कोई कागज़ तय किया वो रखा है। लक्ष्मी रोना भूलकर उस कागज़ को निकाल लेती है। कमरे में कंदील की रोशनी है और इसी रोशनी में वह उसको खोल कर पढ़ लेती है। कागज़ पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं और उनकी जगह लाल खून ले लेता है।
ऐसा लगता है कि इस कागज़ में उसे कोई बहुत ही भेद की बात पता लगी है। अभी वह कुछ सोच रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे अभी-अभी उसके कमरे से बाहर की गैलरी में उसके दरवाजे के सामने से कोई गुजरा है। चौंक कर उसने शीशे वाली उस खिड़की की तरफ देखा जो गैलरी में ही खुलती थी। खिड़की का शीशा बंद था और गैलरी में जलती हुई मशालों का आभास बंद खिड़की के शीशे से होता था। उसी वक्त खिड़की के शीशे पर किसी की परछाई पड़ी। ऐसा लगता था जैसे कोई खुद को छुपाने की कोशिश करता हुआ गैलरी में से गुजर रहा हो। इतनी देर में परछाई शीशे पर से गायब हो गई। लक्ष्मी सब कुछ भुलाकर बड़ी तेजी से खड़ी हो गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर गैलरी में झांका। यह देखकर वो दंग रह गई कि एक नकाबपोश दबे पांव बढ़ा चला आ रहा है। उसके देखते ही देखते वह गैलरी के मोड़ पर मुड़ गया। लक्ष्मी ने भी जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसके पीछे गैलरी में चल दी। नकाबपोश को लक्ष्मी की मौजूदगी का आभास बिल्कुल न हो सका और बात की बात में वे दोनों राजमहल से बाहर आ गए। एक अंधेरे से भाग में जब वह नकाबपोश पहुंचा तो लक्ष्मी कठिनता से उससे 5 कदम पीछे थी। उसी वक्त लक्ष्मी ने अंधेरे में खड़े एक और नकाबपोश तथा 2 घोड़ों का आवाज़ पाया। आ गए। अंधेरे में से निकलकर एक आवाज़ लक्ष्मी के कानों से टकराई। हाँ, राजमहल से निकलने वाले नकाबपोश ने जवाब दिया। चलो। आवाज़ फिर उभरी। वे लोग हमारा इंतज़ार करते होंगे। इसके बाद लक्ष्मी के देखते ही देखते वे दोनों घोड़ों पर सवार हो गए। कुछ ही देर बाद उनके घोड़े अगल बगल दौड़ने लगे। लक्ष्मी को भी अय्यार होने के नाते अच्छा खासा अभ्यास था। वह लगातार तेजी से दौड़ती हुई दोनों घोड़ों का पीछा कर रही थी। पाठक, आप इस बात पर आश्चर्य ना करें कि लक्ष्मी घोड़ों की गति से कैसे भाग सकती है। उस जमाने में अय्यारों को भागने का अभ्यास खास तौर से कराया जाता था। अय्यारी के गुणों में भागना भी एक गुण होता है। इसलिए उस जमाने में दूर की कोई खबर जल्दी पहुंचाने के लिए घोड़ों के अभाव में अय्यारों को ही याद किया जाता था। कहने का मतलब यह है कि अय्यारों के सरदार शेर सिंह की लड़की ने किसी भी तरह उनका पीछा नहीं छोड़ा। भरतपुर के जंगल से बाहर निकल जाने के बाद ये अपने घोड़ों की रफ्तार कम कर लेते हैं। बल्कि यही कहना ज़्यादा ठीक है कि अब उनके घोड़े दौड़ने के बजाय टहलने लगते हैं। उनके घोड़े अगल बगल चल रहे हैं और पीछे छुपती छुपती लक्ष्मी आ रही है। इस बार शेर सिंह ने बड़ा धोखा खाया। एक नकाबपोश ने दूसरे से कहा। उसकी सारी अय्यारी धरी की धरी रह गई। इत्यादि इन दोनों नकाबपोशों के आपस में होने वाली वे बातें हमारे पाठक तीसरे भाग के 10वें बयान में बखूबी पढ़ाएं। उनके पीछे चलती हुई लक्ष्मी उनकी बातें सुनती रहीं। जिन पाठकों को वे बातें ध्यान ना हो, हमारे पाठक वह बयान पढ़कर अपने दिमाग को ताज़ा कर लें। तब आगे की कहानी आपको दिलचस्प महसूस होगी। वे बातें करते हुए जंगल में बने कुएं की जगत पर पहुंच गए। लक्ष्मी के सामने ही उनमें से एक ने कुएं में झांककर, कुएं देवता हम प्यासे हैं, पानी पिलाओ कहा। पहले तो लक्ष्मी उसकी इस हरकत पर भौचक्की सी रह गई, लेकिन बात की बात में एक चमकदार कटोरे में बैठकर वे कुएं में समा गए। लक्ष्मी दौड़कर कुएं के पास पहुंची। नीचे झांक कर देखा, किंतु अंधेरे के अलावा कोई दूसरी चीज़ उसके देखने में नहीं आई। वह कुएं की जगत पर बैठकर इस बात पर विचार करने लगी कि वह कुएं में जाए तो मुमकिन है कि वे लोग उसकी मौजूदगी से वाकिफ़ हो जाएं। ऐसा लगता है कि इस कुएं में उन्होंने किसी तरह का जाल बिछा रखा है, वो फंस भी सकती है। इससे अच्छा ये है कि वह जहाँ जंगल में रहकर ही उनके निकलने का इंतज़ार करे। घोड़े तो उनके यहाँ खड़े हैं ही, ज़रूर बाहर आएंगे। यही सोचकर वह पास की झाड़ियों में जा छुपी। झाड़ियों में उसने मोमबत्ती जलाकर सूखी झाड़ियों से बचाकर जगह साफ जगह में जमा दी और फिर एक दूसरे कागज़ पर उसकी नकल उतारने लगी जो उसे अपनी माँ के तकिए से मिला था। अपना काम निपटा, मोमबत्ती बुझा, झाड़ियों में छुपकर वो उन दोनों का इंतज़ार करने लगी। हमारे पाठकों को अच्छी तरह याद है कि जब वे बाहर आए और घोड़ों पर सवार होकर वापस हुए तो रात समाप्ति पर थी और पूरब की तरफ से सूरज की हल्की रोशनी ज़मीन पर बिखरने लगी थी। ऐसे ही वक्त में एक नकाबपोश के रूप में लक्ष्मी उनके सामने आई। उनमें से एक को वह कागज़ पढ़ाया। उसने वह कागज़ फाड़ दिया तो लक्ष्मी बहुत ज़ोर से मर्दानी हंसी में हंसती हुई बोली, मैं खूब समझता हूँ कि तुमने वह कागज़ इसलिए फाड़ा है कि फूलवती का लिखा हुआ सबूत खत्म हो जाए, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ दोस्त। देखो, इधर देखो। फूलवती का लिखा हुआ असली कागज़ तो मेरे हाथ में है। वो तो इसकी नकल था जिसे मैंने अपने हाथ से लिखा था। अब तो वे नकाबपोश बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर मानो ये पूछा कि अब क्या करें। उनमें से एक नकाबपोश सामने नकाब पहने लक्ष्मी की ओर देखकर बोला, तुम खड़ी कौन हो? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? और यह कागज़ तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? क्यों? क्या हमसे अब भी खुद को छुपा सकते हो? लक्ष्मी बोली। यह कागज़ तुम्हारे गुनाह को छुपने देगा? लेकिन तुम हो कौन और क्या चाहते हो? पहले ज़रा अपने चेहरों से ये नकाब उतारो। लक्ष्मी मुर्दानी आवाज़ में बोली। सॉरी, मर्दानी आवाज़ में बोली।
हालांकि तुम जानते हो कि मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम कौन हो, मगर इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ये देखना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है। उसके ये अल्फाज सुनकर दोनों नकाबपोशों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में इशारे हुए और उनमें से एक आप अपने सामने खड़े नकाबपोश की तरफ देखकर बोला, यह कागज़ पढ़कर हम जान गए हैं कि तुम हमारी सारी असलियत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हो, अतः तुम्हारे सामने ये नकाब उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इन अल्फाजों के साथ उसने अपने चेहरे से नकाब उतार लिया। उसके साथी ने भी उसका अनुकरण किया। अब हम इन दोनों आदमियों को अच्छी तरह से पहचान गए हैं, अतः यहाँ उनका नाम लिख देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बलराम सिंह और जसवंत सिंह हैं। पाठकों को अच्छी तरह से याद होगा कि बलराम सिंह सुरेंद्र सिंह का लड़का और जसवंत सिंह उनका दरोगा है। उनकी सूरत देखते ही लक्ष्मी एकदम मर्दानी आवाज़ में बोली, ओह क्या सुंदर चेहरे हैं। अब ज़रा तुम ये बताओ कि तुमने फूलवती की हत्या कैसी की और उसमें हरनाम सिंह को किस तरह फंसाया, तथा तुम दोनों में से फूलवती के सीने में खंजर किसने अपने हाथों से घोंपा। वो काम मैंने किया था, दारोगा जसवंत सिंह बोला। मैंने जानबूझकर उसे अपने ही खंजर से मारा, और वह खंजर जिस पर मेरा नाम भी खुदा था, जानबूझकर फूलवती के सीने में ही गड़ा छोड़ दिया। अपने कमरे की एक खिड़की का शीशा तोड़ तोड़ दिया ताकि ये नजर आए कि हरनाम सिंह ने मुझे फंसाने के लिए खिड़की के रास्ते आकर मेरा खंजर चुराया। हरनाम सिंह को मुजरिम ठहराने वाला एक कदम पहले ही सुरेंद्र सिंह तक पहुंचा चुके थे। इस तरह से जसवंत सिंह ने उसे अपनी कुल कार्रवाई बता दी। इसलिए जो कुछ भी जिस भी ढंग से किया, हमारे पाठक उसे खूब जानते हैं। यहाँ दोहराना व्यर्थ है। सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्मी बलराम सिंह की तरफ मुखातिब हुई और बोली, इन सब कार्रवाइयों से तुम्हें क्या फ़ायदा? अगर तुम्हें गद्दी का लालच है तो तुम सुरेंद्र सिंह के लड़के हो, गद्दी के वारिस तुम ही होते। बिल्कुल नहीं, बलराम सिंह बोला। अगर ऐसा होता तो हमें इतनी कार्रवाई करने की ज़रूरत ही क्या थी? हमें भनक लग चुकी थी कि हमारे बाद भरतपुर के राजा चाचा यानी हरनाम सिंह मुकर्रर किए जाएंगे, और ये बात हमें मंजूर नहीं थी। गद्दी पर अपना कब्जा करने के लिए ही हमने चंद्रदत्त से दोस्ती की, ताकि उसे कांता मिल जाए और हमें भरतपुर। बीच में जब शेर सिंह ने हमारा भेद खोल दिया तो हमने हरनाम सिंह को फंसा दिया, और इस वक्त तक हमारे रास्ते का कांटा फांसी पर चढ़ चुका होगा। उसके मुंह से इतना सुनते ही लक्ष्मी को ख्याल आया कि आज एक बेगुनाह फांसी पर लटक जाएगा। एक ही पल में उसने सोचा, अभी सुबह हुई ही है, मुमकिन है कि हरनाम सिंह को बचाया जा सके। यह ख्याल आते ही ना तो उसने बलराम सिंह और जसवंत सिंह से कोई बात ही की और ना ही उन्हें कुछ कहा। अपनी जगह से एकदम मुड़ी और जंगल की तरफ भाग गई। एक शायद के लिए तो बलराम और जसवंत हक्के बक्के से रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अचानक उसे क्या हो गया। जब उनके होश कुछ दुरुस्त हुए तो एकदम चीखे, अरे सुनो सुनो तो, और साथ ही उन्होंने अपने घोड़े उसके पीछे दौड़ा दिए। लेकिन लक्ष्मी भी दौड़ने के मामले में बहुत ही तेज साबित हुई। कुछ ही देर तक तो बलराम और जसवंत को जंगल में उसका साया नजर आता रहा, लेकिन फिर गायब हो गया। कम से कम 1 घंटे तक वे जंगल में अपना सिर खपाते रहे, मगर नाकाम ही रहे। हाँ, एक मोटी जड़ वाले दरख्त ने उन्हें एक खत मिला, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारा भेद पूरी तरह जान गया हूँ, लेकिन फ़िलहाल किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे बहुत से काम लेने हैं। जब तक तुम मेरे कहे में चलते रहोगे तब तक तुम्हारा भेद राजमहल के किसी भी आदमी पर नहीं खोला जाएगा, लेकिन अगर तुमने मेरी हुक्मोदुली की तो मैं वे भेद जो अभी तक केवल मैं जानता हूँ सुरेंद्र सिंह भी जान जाएंगे। उसके बाद तुम अपना अंजाम खुद सोच सकते हो। ये समझो कि जिस राजा के खिलाफ तुम लड़ रहे हो वो मेरा भी दुश्मन है। उससे निपटने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत होगी। सो तुम आराम से मुझसे मुलाकात तक इंतज़ार करो। अय्यारों का अय्यार, गुरु घंटाल। इस खत को पढ़कर बलराम सिंह और जसवंत सिंह की अजीब हालत हो गई। उसी दरख्त के नीचे बैठकर वे गुरु घंटाल के बारे में बातचीत करने लगे। ये जानकर वे काफ़ी हद तक आश्वस्त थे कि उनका भेद जानने वाला राजा सुरेंद्र सिंह का कोई हमदर्द नहीं बल्कि दुश्मन है, और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वह हमारी मदद लेना चाहता है। मगर फिर भी उन्हें इस बात का अफसोस तो था कि उनका भेद कोई और जान गया। कुछ देर तक वे वहीं बैठे आपस में दुख और अफसोस करते रहे, और फिर घोड़ों पर सवार हो भरतपुर की तरफ का रास्ता मिला। दोनों के दिमाग में अलग 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 गुरु घंटाल घूम रहा था। अब इन्हें यहीं छोड़कर हम ज़रा लक्ष्मी की कार्रवाई देखते हैं। ये तो हम नहीं जानते कि लक्ष्मी ने गुरु घंटाल के नाम से उनके लिए वह खत क्या सोचकर वहाँ छोड़ा था, मगर हाँ, इतना जानते हैं कि खत दरख्त के नीचे छोड़कर वह भागती हुई भरतपुर की तरफ रवाना हुई। भरतपुर तक पहुँचते पहुँचते आकाश पर सूरज अपना काफ़ी सफ़र तय कर चुका था। दिन दूसरे पहर में दाखिल हो चुका था। भरतपुर महल में वह सबसे पहले उस जगह पहुंची जहां रियासत के किसी भी मुजरिम को फांसी दी जाती थी, मगर वहां पहुंचते ही वह ठिठक कर रुक गई। उस छोटे से मैदान में बहुत से सिपाही चबूतरे पर, दो जल्लाद चबूतरे के सामने राजा सुरेंद्र सिंह और कई अय्यार वहां खड़े थे।
लक्ष्मी के पिता शेर सिंह वहाँ कहीं देखने में नहीं आते थे। मैदान में चारों तरफ मौत जैसा गहन सन्नाटा था। होता भी क्यों नहीं, हरनाम सिंह फांसी पर लटक कर मर जो चुके थे। फांसी का वह फंदा जो कुछ देर पहले हरनाम सिंह के गले में था, अब नीचे लटक रहा था। फांसी के बाद मुजरिम जिस खाई में गिरता था उसका तख्ता हटा हुआ था। साफ जाहिर था कि लाश खाई में जा चुकी है और अब मृत अवस्था में हरनाम सिंह फंदे पर लटक रहे होंगे। दुख और अफसोस के सबब से लक्ष्मी जड़वत सी खड़ी रह गई। उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी और एक बेगुनाह फांसी पर लटक गया था। उसने राजा सुरेंद्र सिंह की तरफ देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे, मगर ये आंसू इस बात के थे कि रियासत के कानून से मजबूर होकर खुद उन्हें हरनाम सिंह को फांसी पर लटकाना पड़ा। वे बेचारे क्या जानते थे कि इतना ही नहीं, उसका उनका भाई बेगुनाह था। अभी लक्ष्मी ये सोच ही रही थी कि मैदान में शेर सिंह दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भी रंज, दुख और दर्द के भाव थे। वह भी चुपचाप आकर राजा सुरेंद्र सिंह के बगल में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद सुरेंद्र सिंह ने इशारा किया। इशारा पाते ही जल्लादों ने रस्सी का फंदा ऊपर खींचा। अब सबने रस्सी के फंदे में लटके हरनाम की लाश देखी। फंदे के कसने के सबब से लाश की गर्दन लंबी हो गई थी। वहाँ मौजूद हर आंख में आंसू थे, मगर सबसे ज़्यादा दुख लक्ष्मी को था, क्योंकि केवल वही ये हकीकत जानती थी कि हरनाम सिंह इस लायक नहीं थे। लाश को फंदे से निकाला गया। अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया। सारी तैयारी के बाद जब अर्थी उठाई जाने लगी तो खुद महारानी रूपमती, सुरेंद्र सिंह की पत्नी और कांता की माँ, बदहवास और भागती दौड़ती हालत में वहाँ आई। जब सबने उनकी ऐसी कैफियत देखी तो समझ गए कि कोई खासी बात हो गई है। वैसे भी इस हालत में खुद महारानी के यहाँ आने का सबब ना होता था। उनकी ऐसी हालत देखकर राजा सुरेंद्र सिंह ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप ऐसी बदहवास क्यों हैं? गजब हो गया महाराज। रूपमती अपनी फूली हुई सांस पर काबू करने की कोशिश करती हुई बोली। ना जाने वो कहाँ चली गई है। कौन कहाँ चली गई है? सुरेंद्र सिंह बोले। तुम किसकी बात करती हो? सत्यवती, रूपमती ने जवाब दिया। न जाने अचानक ही सत्यवती क्यों और कहाँ गायब हो गई। हमारे पाठक पहले भी ये नाम पढ़ चुके हैं और बखूबी जानते हैं कि सत्यवती हरनाम सिंह की पत्नी का नाम है। महारानी की बात सुनकर न केवल सुरेंद्र सिंह बल्कि लक्ष्मी और शेर सिंह सहित सभी चौंक पड़े। शेर सिंह महारानी के सामने आकर बोला, जल्दी से सारा हाल मुख्तसर में कहो महारानी। सत्यवती कहाँ और किस तरह गायब हो गई? हरनाम सिंह की चिता के साथ ही वह भी सती होने की तैयारी कर रही थी, रूपमती ने बताया। नहाने के लिए स्नान गृह में गई तो वापस ही नहीं लौटी। लौंडियों ने जब पुकारा तो अंदर से कोई नहीं बोला। काफ़ी देर होने के बाद मजबूर होकर हमारे हुक्म से लौंडियों ने स्नान गृह का दरवाज़ा तोड़ दिया, लेकिन वह खाली था। अंदर ही अंदर से न जाने सत्यवती कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही शेर सिंह मैदान से बाहर निकल गया। जब वह जनाने महल में पहुंचा तो वहाँ बहुत सी औरतों को बदहवासी की हालत में इधर से उधर दौड़ते पाया। शेर सिंह को देखते ही उन्होंने अपने आप रास्ता छोड़ दिया। शेर सिंह स्नान गृह में पहुंचा और वहाँ की एक एक चीज़ को ध्यान से देखने लगा। सफ़ेद संगमरमर के खूबसूरत से बने हुए स्नान गृह में शेर सिंह को किसी तरह की कोई खास बात नज़र नहीं आई। कोई आधा घंटा शेर सिंह ने उस स्नान गृह में गुजारा और जब वह वहाँ से निकलकर फिर उसी मैदान में सुरेंद्र सिंह के पास पहुँचा तो सुरेंद्र सिंह ने पूछा, कुछ पता लगा? जी नहीं, शेर सिंह ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता कि वहाँ से सत्यवती कहाँ गायब हो गई। कल से तुम्हारी अय्यारी पर भी अड़ंगी लग गई है शेर सिंह, सुरेंद्र सिंह बोला। तुम्हारे महल में मौजूद होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं होना भी तरद्दुत पैदा करता है। क्या दुश्मन ने तुम्हारे नाम का खौफ खाना बिल्कुल छोड़ दिया है? शेर सिंह ने चुपचाप गुनाहगार की तरह गर्दन झुका ली। सारे महल में अय्यारों के जरिए सत्यवती को तलाश करवाया गया, मगर हाथ नाकामी ही लगी। जिस किसी ने भी ये काम किया होगा ज़रूरी वह कोई बहुत बड़ा अय्यार रहा होगा। खैर, हरनाम सिंह की लाश का अंतिम संस्कार किया गया। सत्यवती अपने पति की लाश के साथ सती न हो सकी। जब इस काम से निपटकर सब महल में लौटे तो शेर सिंह लक्ष्मी का एक इशारा देखकर चौंक पड़ा। लक्ष्मी का यह इशारा अय्यारी की भाषा में उनसे अकेले में मिलने का था। शेर सिंह सोचने लगा, लक्ष्मी उनसे क्या कहना चाहती है। वह लक्ष्मी से तकलिये में मिला और लक्ष्मी उसे अपनी रात से लेकर अब तक की सारी कार्रवाई बताने लगी। अगला बयान यानी 9वां बयान। सुबह का वक्त है। राजा सुरेंद्र सिंह का दरबार एक खास लगा हुआ है। इस दरबार में इस वक्त हम राजा सुरेंद्र सिंह, बलराम सिंह, जसवंत सिंह, अय्यार शेर सिंह, मुन्ना लाल, चंदाराम, गोपाल दास और नरेंद्र नाथ के अलावा कोई और मौजूद नहीं है। ना ही इस दरबार में होने वाली बातों के यहाँ इनके अलावा कोई सुन सकता है। ये एक सजा सजाया हॉल है। एक पलंगड़ी पर सुरेंद्र सिंह, उनके पास चौकी पर बलराम सिंह तथा बाकी अय्यार नीचे फर्श पर बिछे कालीन पर विराजमान है। हॉल में चारों तरफ व बाहर से बहुत से सिपाही पहरा दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों में भरतपुर को कई धक्के लगे हैं। बड़ी अनहोनी बातें हो रही हैं। अभी तक ये भी पता नहीं लग सका है कि सत्यवती कहाँ और किस तरह गायब हो गई है। जितने भी तरद्दुत सामने आए हैं उनका भेद जानने के लिए शेर सिंह सहित सभी अय्यारों ने भरपूर कोशिश की है,
मगर नाकाम रहे हैं। अपने अय्यारों की इसी नाकामी पर सुरेंद्र सिंह बहुत खफा हो रहा है। सभी अय्यारों के साथ साथ शेर सिंह ने भी गर्दन झुका रखी है। भले ही दूसरे अय्यारों की गर्दन शर्म से नीची हो, लेकिन ये बात हमें शेर सिंह पर लागू होती नहीं दिखती। न जाने क्यों हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शेर सिंह को बहुत ही गहरी बात सोचने में तल्लीन है। हालांकि उनके बीच पिछले कोई 30 साल से बातें हो रही हैं, मगर शेर सिंह ने अभी तक एक बार भी हिस्सा नहीं लिया है। 30 शायद से 30 साल से नहीं। अचानक सुरेंद्र सिंह उनकी उसकी तंद्रा यह कहकर भंग करते हैं, क्यों शेर सिंह, तुम कुछ नहीं बोलते? जी। शेर सिंह एकदम चौंका। जी हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो तुम? सुरेंद्र सिंह बोला। हमें इस बात का फ़क्र है कि हमारे पास तुम जैसा यार है। हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन तुम्हारे ही सबब से भरतपुर की तरफ आंख उठाता हुआ थर्राता है। लेकिन अचानक ही ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिससे तुम्हारे नाम का भी डर नहीं है? तुम्हारी पत्नी की हत्या, हरनाम सिंह को फांसी, सत्यवती का गायब होना, क्या ये सब बातें दिलों में हलचल पैदा करने वाली नहीं है? आखिर तुम्हारी मौजूदगी के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? आप फिक्र ना करें, मैं बहुत ही जल्दी सत्यवती का पता लगा लूँगा। अभी शेर सिंह ने कहा ही था कि किसी ने हॉल का बंद दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। सबका ध्यान उस तरफ गया। बंद दरवाजे की ओर देखकर सुरेंद्र सिंह हल्के से गुस्से में भरकर बोले, ये कौन गुस्ताख है जो दरबार खास में दखल कर रहा है? ऐसी गुस्ताखी रियासत को कोई मुलाजिम किसी खास पैगाम के सबब से ही कर सकता है महाराज। शेर सिंह अपनी जगह से उठ दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, मैं देखता हूँ कि कौन हाजिर हुआ है। उसकी बात का जवाब किसी ने ना दिया, मगर सबकी नज़र उसी पर थी, ताकि कब वह दरवाज़ा खोले और वे लोग दखल करने वाले की सूरत देख सकें और सबब जान सकें। शेर सिंह ने दरवाज़ा खोला तो सामने सेनापति देवी सिंह को मौजूद पाया। उसके साथ फौज के 4 खास आदमी और थे। उन सभी के चेहरों पर खौफ, डर, भय, आतंक और बदवासी के भाव आसानी से देखे जा सकते थे। उनके चेहरे साफ साफ बता रहे थे कि वे किसी बहुत ही खतरनाक और अनहोनी घटना की खबर लेकर आए हैं। क्या बात है सेनापति, तुम इस तरह बदहवास से और घबराए हुए से क्यों हो रहे हो? शेर सिंह ने आश्चर्यजनक स्वर में पूछा। मैं महाराज की खिदमत में हाजिर होकर एक ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ, सेनापति देवी सिंह ने कहा। फौज के बाकी 4 आदमियों को बाहर ही छोड़कर शेर सिंह ने देवी सिंह को सुरेंद्र सिंह की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त दी। देवी सिंह ने उनके सामने पहुंचकर सलाम करने के बाद कहा, बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। रियासत में आतंक छाया हुआ है। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो, सुरेंद्र सिंह ने कहा। रियासत में जगह जगह दरख्तों पर हमारे सिपाहियों की उल्टी लाशें लटक रही हैं, देवी सिंह ने कहा। कुल दरख्तों पर मिलाकर लगभग 60 लाशें होंगी। रियाया उन दरख्तों के चारों ओर खड़ी है। जिस दरख्त पर भी इस तरह की लाशें लटकी पाई गई हैं, उस दरख्त पर हाथ के लेके इस तरह के कागज़ चिपके हुए हैं। देवी सिंह ने एक कागज़ सुरेंद्र सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो भी आदमी इस कागज़ को पढ़ता है वह आतंकित हो जाता है। ये खबर आग की तरह पूरी रियासत में फैल गई है कि रियाया में बहुत ही खलबली है। जिसको भी इस कागज़ के बारे में पता लग जाता है वह आतंकित हो जाता है। क्या लिखा है इस कागज़ में? सुरेंद्र सिंह बोले। आप खुद ही पढ़कर देख सकते हैं, देवी सिंह ने कहा। मेरी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे गुस्ताख लफ्ज़ मैं आपके सामने कह सकूं। उसके इन अल्फाजों के बाद सुरेंद्र सिंह ने बलराम सिंह को हुक्म दिया कि वह इस कागज़ को पढ़कर सुनाए। बलराम सिंह ने हुक्म की तामील करते हुए कागज़ देवी सिंह के हाथ से लेकर पढ़ना शुरू किया। सभी बड़े गौर से सुन रहे थे। लिखा था, बदकार राजा सुरेंद्र सिंह, मेरी तरफ से तुम्हें इन 60 लाशों का सलाम। मैं तुम्हारा और इस रियासत का बहुत पुराना दुश्मन हूँ। बहुत दिन की चुप्पी के बाद अब मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत और अय्यारों पर बड़ा गुमान है, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ताकत और शेर सिंह जैसे अय्यार मच्छर से ज़्यादा नहीं है। शेर सिंह जैसे एक साथ 10 अय्यारों को मैं चुटकी में मसल सकता हूँ। तुम्हारी ताकत को मैं अकेले ही अपने पैरों तले रौंद सकता हूँ। अब समझ लो तुम्हारा काल इस शहर में पहुँच चुका है। सावधान, खबरदार। अब भरतपुर पर तुम्हारी हुकूमत खत्म होने वाली है। हर सुबह तुम्हारे सिपाहियों की लाशें इसी तरह दरख्तों पर लटकी मिलेंगी। अपनी रियासत के एक एक मुलाजिम और रियाया में बच्चे बच्चे को खबर कर दो कि कोई भी भरतपुर की सीमा पार करके कहीं जाने की कोशिश ना करे, वरना उसकी लाश ही भरतपुर में लौट कर आएगी। बेशक मैं तुम्हारी ताकत के सामने अकेला हूँ, लेकिन खूब याद रखना कि मैं अकेले ही तुम सबको कुचल कर रख सकता हूँ। रियासत के हर मुलाजिम को आगाह किया जाता है कि जिसे अपनी जान बचानी हो अपने घर की छत पर सफ़ेद कपड़े का झंडा टांग दे। जो ऐसा नहीं करेगा समझो वो मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है और फिर अपनी जान का दुश्मन बन रहा है। मैं तुम्हारी रियासत के अंदर छुपे गद्दारों को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। अय्यारों का अय्यार गुरु घंटाल। पूरा खत सुनते सुनते वहाँ मौजूद हर चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सबसे ज़्यादा खतरनाक हालत सुरेंद्र सिंह और शेर सिंह की थी। खासतौर से इस खत में उन्हीं दोनों की ताकत को चुनौती दी गई थी। देवी सिंह ने कहा, मैं आपसे बता ही चुका हूँ कि इस कागज़ की खबर सारी रियाया में बड़ी ही तेज़ी के साथ फैल रही है। चारों तरफ आतंक छाया हुआ है। फौज में तो बहुत ही खलबली है। हर आदमी को अपनी जान का खतरा लग रहा है।
बहुत से लोग तो अपने घरों पर सफ़ेद झंडा टांगने के लिए तैयार हैं। हमारी फ़ौज में कौन है ऐसे गुस्ताख? गुस्से में सुरेंद्र सिंह चीख पड़े। क्या हमारी फ़ौजें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि ऐसी छोटी मोटी बातों से घबरा जाएं? क्या कोई भी छोटा मोटा गुंडा हमारी रियाया को इस तरह डरा सकता है? देवी सिंह अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बड़े धीरे से बोला, आज रियाया का कोई भी आदमी भरतपुर से बाहर नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? चीख पड़े सुरेंद्र सिंह। क्या इस गुंडे के डर थे जिसने अपना नाम गुरु घंटाल रखा है? इस तरह के छोटे मोटे गुंडे और डाकू भला रियासत को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम जाएंगे भरतपुर से बाहर। सुरेंद्र सिंह एकदम खड़े हो गए। हम देखेंगे कि हमें कहाँ मिलता है और किस तरह मारता है। नहीं महाराज, शेर सिंह आगे बढ़कर उन्हें रोकता हुआ बोला, आप खुद इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान होते हैं? ये काम आप मेरे सुपुर्द करें। हम सब आपके खादिम किस लिए? इस तरह की छोटी मोटी बातों में अगर आप खुद हाथ डालने लगेंगे तो फिर भला हमारा क्या काम होगा? क्या हम आपसे मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं? सुरेंद्र सिंह ने पलटकर शेर सिंह की तरफ देखा। गुस्सा कुछ कम हुआ। बोला, हमारा हुक्म है कि 3 दिन के अंदर अंदर इस गुरु घंटाल को हमारे सामने पेश किया जाए। हम इसे ज़्यादा दिन अपनी कैद से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी कुछ उसने किया और लिखा है महाराज, इससे कुछ और न सही, ये तो जाहिर होता ही है कि कुछ ना कुछ ताकत तो उसके पास है ही। शेर सिंह ने कहा, 3 दिन तो नहीं, हाँ 5 दिन का वक्त मांगता हूँ। चाहे उसे गिरफ्तार पहले ही कर लूँ, लेकिन वक्त 5 दिन का मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 5 दिन के अंदर अंदर उसे आपके कदमों में ला पटकूँगा। अगर ना ला सका तो अपने हाथ से अपने नाक कान काट कर अय्यारी छोड़ दूंगा। मैं अपनी बात का सच्चा हूँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। शेर सिंह के इस तरह वादा करने पर सभी दंग रह गए। उसे पहले किसी ने इतने गुस्से में नहीं देखा था। इसके बाद उसमें कुछ और इसी तरह की बातें होती रहीं, जिन्हें यहाँ लिखना बेकारी कागज़ काले करना है। कुछ ही देर बाद ये मजलिस बर्खास्त हुई और शेर सिंह यहाँ से सीधे जाकर लक्ष्मी से मिले। लक्ष्मी से उन्होंने क्या बातें की उन्हें यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वे महल से निकले और भरतपुर में घूमने लगे। घूमते हुए उन्होंने महसूस किया कि सेनापति देवी सिंह का एक एक लफ्ज़ सही था। रियाया में गुरु घंटाल के बाद का आतंक बुरी तरह छाया हुआ था। सारी हालत देखने के बाद वे गुरु घंटाल को तलाश करने जंगल में निकल गए। हम नहीं जानते कि वे जंगल में इस तरह गुरु घंटाल का पता किस तरह लगा लेंगे। खैर जल्दी क्या है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। फिलहाल हम उनका पीछा छोड़कर जसवंत सिंह और बलराम सिंह की कार्रवाई देखते हैं। ये उसका खास कमरा है, जिसमें उसके अलावा किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त हम उस चारों तरफ से बंद कमरे में बलराम सिंह और जसवंत सिंह को बैठा हुआ देखते हैं। जसवंत सिंह कह रहा है, गुरु घंटाल ने सही लिखा था कि वह भी सुरेंद्र सिंह का दुश्मन है, मगर ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वह एक ही दिन में इस कदर आतंक फैला देगा। लेकिन दारोगा साहब, बलराम सिंह बोला, क्या आपने उसके लिखे कागज़ के आखिरी अल्फाजों पर गौर नहीं किया? किया था कुंवर, जसवंत सिंह बोला, खूब अच्छी तरह किया था। उसने लिखा है, मैं तुम्हारी रियासत में छुपे गद्दारों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन इनकी याद दिलाकर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कहीं गुरु घंटाल किसी तरह से हमारा ही तो अनिष्ट करना नहीं चाहता। आपका यह ख्याल बिल्कुल गलत और निराधार है कुमार साहब, जसवंत सिंह ने कहा। अगर वह ऐसा चाहता तो हमारे नाम भी लिख सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जाहिर है कि वह इन अल्फाजों को लिखकर अप्रत्यक्ष रूप से हमें धमकाना चाहता है। हमें धमकाकर कदाचित वह हमसे कुछ मदद लेना चाहता होगा। हाँ, ऐसा भी मुमकिन है, बलराम सिंह ने कहा। लेकिन अगर उसने मदद मांगी तो क्या हम उसे मदद देंगे? मदद तो देनी होगी, जसवंत सिंह बोला। वह हमारा एक एक भेद जानता है। अगर हमने उसके कहे मुताबिक काम नहीं किया तो हमें वह कहीं का नहीं छोड़ेगा। वैसे भी वह जो मदद चाहेगा सुरेंद्र सिंह के खिलाफ ही चाहेगा, सो हम पहले से ही वह काम करते हैं। लेकिन अगर वह पिताजी यानी सुरेंद्र सिंह की जान का ही ग्राहक बन गया तो? बलराम सिंह ने कहा। इससे अच्छी क्या बात है, जसवंत सिंह ने कहा। हमारा काम वह खुद कर देगा। दारोगा साहब, एकाएक बलराम सिंह चीख पड़ा, ये कभी नहीं हो सकता। भरतपुर की बात दूसरी है, लेकिन पिताजी की जान लेने के बारे में आज तुम्हारे मुंह से पहली बार ही निकला है। ये बात मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक शायद के लिए जसवंत सिंह के होठों पर बड़ी खतरनाक मुस्कुराहट उभरी और दूसरे पल वह बलराम सिंह की आंखों में झांक कर बोला, तो क्या सफ़ेद साड़ी का नाम सुनते ही बलराम सिंह का चेहरा एकदम पीला जर्द पड़ गया। न जाने इन शब्दों में क्या छुपा था कि बलराम के चेहरे पर मुर्दानगी सी छा गई। वह कुछ नहीं बोल सका, जुबान जैसे तालू से चिपक गई। बोलो, जसवंत सिंह ने कहा। नहीं, बलराम की आवाज़ जैसे कहीं बहुत दूर से उभरी। तभी तो कहता हूँ कि गुरु घंटाल ने अगर हमसे यह मदद भी मांगी कि हमें उसके पैरों में सुरेंद्र सिंह की गर्दन लाकर रखनी है, तब भी हमें उसके हुक्म की तामील करनी होगी, वरना तुम जानते हो सफ़ेद साड़ी फट सकती है, जिसका फटना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दिमाग में हमेशा सफ़ेद साड़ी रहती है, पता नहीं तुम क्यों भूल जाते हो। तुम भी अगर हमेशा उसे अपने ध्यान में रखो तो तुम भी इस तरह के गलत अल्फाज निकाल कर उसके लिए खतरा पैदा नहीं करोगे। तुम ठीक ही कहते हो, बलराम सिंह ने कहा। रुकावट के लिए खेद है। क्या देव की सच में ही शंभूदास की पत्नी थी या बजरंग लाल की साथिन अय्यारा? देव सिंह के असली माता पिता कौन थे?
क्या देव की राक्षसनाथ के तिलिस्म पर अपना झंडा फहरा सके? क्या राजा चंद्रदत्त अपने लड़के शंकर दत्त की शादी सुरेंद्र सिंह की लड़की कांता से कर सके? अय्यारी में शेर सिंह और देव सिंह दोनों एक से बढ़कर एक थे। क्या आप जान सके कि कौन दबंग निकला? क्या हरनाम सिंह को फांसी पर लटका दिया गया? क्या रूपमती और सुरेंद्र सिंह सत्यवती को खोज पाए? गुरु घंटाल का असली नाम क्या था? ये तथा ऐसे अनेकों अनसुलझे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देवकांता संतति भाग 9 व 10 में पढ़ने को मिलेंगे। 10वां बयान। आधी रात बीत चुकी है। कुंवर बलराम सिंह अपने कमरे में सोए हुए हैं। आज की रात खूब चांदनी रात है। कुंवर का यह कमरा महल की तीसरी मंजिल पर है। बलराम सिंह सारे खिड़की और दरवाजे बंद करके सोए हैं। गद्देदार बिस्तर पर अपने आप को रजाई में लपेट कर वे ठंड से बचाए हुए हैं। न जाने वह क्या क्या विचार करते हुए बिस्तर पर सोए हैं। आंख लगने से पहले वह बहुत सी बातें सोच रहे थे। अचानक आधी रात के बाद बलराम सिंह की आंखें खुल जाती हैं। कई शायद तो वह बिस्तर पर पड़े पड़े आंख खुलने का सबब सोचते रहते हैं। कमरे में कोई मोमबत्ती, कंदील या कुछ और रोशनी का सामान न चलने से अंधेरा है। बलराम, अचानक उनके कानों से ये आवाज़ टकराई। उन्होंने चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखा। कमरे के दाहिनी तरफ की एक शीशे वाली खिड़की खुली पड़ी थी। न केवल खुली पड़ी थी, बल्कि हवा के झोंकों के साथ उसके पल्ले बज भी रहे थे। उस वक्त चांद बिल्कुल खिड़की से सामने आकाश पर चमक रहा था। उसकी ढेर सारी चांदनी खिड़की के जरिए कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। कमरे में छिटकी हुई चांदनी, हवा के झोंकों से बसते हुए खिड़की के पल्ले, आधी रात का दूर दूर तक छाया सन्नाटा, ये सब कुछ बलराम सिंह को अजीब सा भयावह और डरावना लगा। उसके दिमाग में विचार आया, उसने तो खिड़की बंद कर दी थी, फिर खुल कैसे गई? अभी अभी उसे किसने पुकारा था? इस भयावह माहौल में वैसे ये सब बातें सोचकर कांप सा गया। दिल धक धक करने लगा, मगर जल्दी उसने खुद पर काबू किया। डर अपने दिल से निकाला और सोचा खिड़की तेज हवा के झोंकों से खुल गई होगी और इस बात का उसे वहम हुआ होगा कि किसी ने उसे आवाज़ दी। यही सब विचार करके वह बिस्तर से उठा और खुली हुई खिड़की की तरफ बढ़ा। उसी पल उसे लगा जैसे खिड़की से अंदर आने वाली हवा ने उसे धीरे से ही पुकारा हो, जैसे उसके कानों के पास से गुजरती हुई हवा ने बहुत धीरे से उससे कहा हो, बलराम। एक शायद के लिए उसका दिल फिर डर का शिकार होने लगा, परंतु उसने जल्दी ही खुद को संभाला और खिड़की के पास पहुंच गया। ठंडी हवा लगने के सबब से उसका जिस्म सुन्न हो गया। खिड़की के हिलते हुए पल्ले अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसने एक बार खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। चारों तरफ उसे चंद्रमा की छिटकी हुई चांदनी ही दिखाई दी। नीचे कहीं कहीं खड़े पहरेदारों पर भी उसकी नज़र पड़ी। उस वक्त चारों ओर अजीब सा सन्नाटा और नीरवता थी। कभी कभी दूर कहीं से कोई चौकीदार जागते रहियो की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचा देता। उसने खिड़की मजबूती से बंद की और सांकल चढ़ा दी। वापस अपने बिस्तर पर आकर वह रजाई में दुबक गया। कुछ देर बाद फिर उसकी आंख लग गई और वो सो गया। वो नहीं जानता कि उसे अभी सोए हुए कितनी देर हुई थी कि एकाएक उसकी आंख खुल गई। उसके कानों में खिड़की के पल्लों की आपस में टकराने की आवाज़ पड़ी, साथ ही जैसे हवा ने उसे पुकारा हो। इस बार जो उसने पलट कर खिड़की की तरफ देखा तो दंग रह गया। दिल की धड़कनें एकदम बढ़ गईं, खून जैसे पानी बन गया। खुली हुई खिड़की के पास कमरे के अंदर फर्श पर बिखरी चांदनी के ऊपर उसे एक साया खड़ा नजर आया। उसे देखते ही बलराम सिंह का दिल दहल उठा। हवा के तेज झोंकों के साथ उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े हवा की साए साए के साथ बज रहे थे। कई साय तक तो बलराम अपलक उसे घूरता रहा, फिर बोला, कौन हो तुम? जवाब में वह साया थोड़ा सा मुड़ा, इस तरह कि उसका चेहरा चांदनी में आ जाए। साय का चेहरा चांदनी में चमका। उस चेहरे पर नजर पड़ते ही बलराम सिंह के जैसे होश उड़ गए। बोला, चाचा? हाँ बलराम सिंह, ये हम ही हैं। वह साया जो हकीकत में हरनाम सिंह का था बोला, लेकिन अब? बलराम सिंह बुरी तरह से हकला गया। मैं जिंदा नहीं हूँ बलराम सिंह, मैं मर चुका हूँ। हरनाम सिंह की तरफ से आवाज़ आई, तुमने मुझ बेगुनाह को फांसी पर लटका दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि फूलवती की हत्या तुमने और गद्दार दारोगा जसवंत ने की है, मगर उस गुनाह का मुजरिम बनकर फांसी पर मैं लटक गया। मैं भटक रहा हूँ। उस वक्त तक मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक तुमसे बदला ना ले लूँ। नहीं, ये गलत है। हम में से किसी ने भी फूलवती को नहीं मारा है। तुम्हारा ये झूठ इंसान सच मान सकते हैं बलराम, लेकिन आत्मा नहीं। हरनाम सिंह का साया बोला, हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब गुनाह तुम जसवंत सिंह के साथ मिलकर क्यों कर रहे हो। तुमने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं कि जिन्हें मैं माफ़ी नहीं कर सकता। मेरी प्यारी सत्यवती मेरे ही साथ सती हो जाना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे भी गायब कर दिया। बोलो, सत्यवती कहाँ है? उसे गायब करने के पीछे तुम्हारा क्या सबब है? बोलो, वरना। इस बीच बलराम ने बड़े ध्यान से हरनाम सिंह को देखा था। उसके जिस्म पर इस वक्त वही कपड़े थे जिनमें उसे फांसी पर लटकाया गया था। गर्दन फांसी पर लटकने के सबब से लंबी हो गई थी। आंखें बाहर को उबल सी पड़ी थी।
सामने खड़ा हुआ हरनाम सिंह का साया ठीक वैसा ही था जैसा कि फांसी के बाद लाश हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे वह लाश ही यहाँ इस कमरे में आकर खड़ी हो गई हो। बलराम सिंह ने अपने धड़कते दिल पर काबू पाया और बोला, मैं समझ चुका हूँ कि तुम कोई अय्यार हो और इस तरह की चाल चलकर मुझे डराकर मेरे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकलवाना चाहते हो। इस वहम में रहोगे तो वक्त से पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठोगे बलराम। लाश बोली, हम पहले भी कह चुके हैं कि आत्मा से कुछ नहीं छुप सकता। रूह के सामने तुम्हारी एक एक हरकत उसी तरह है जैसे ईश्वर के सामने। तभी तो कहता हूँ कि तुम आत्मा नहीं कोई अय्यार हो। बलराम अपने बिस्तर से उठकर बोला, क्योंकि हकीकत यह है कि सत्यवती चाची का तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है और किस तरह गायब हो गई। कहता हुआ बलराम एकदम अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। तकिए के नीचे से अपना खंजर निकालकर वह बड़ी तेजी से लाश पर झपटा, मगर लाश ने उससे भी ज़्यादा फुर्ती दिखाई और वह खुली खिड़की के बाहर कूद पड़ी। एक ही सायद में लाश खिड़की के रास्ते से बाहर हो गई। बलराम सिंह खिड़की पर झपटा। खिड़की से बाहर नीचे की तरफ देखा तो वह भौचक्का रह गया। हरनाम सिंह का वह साया उसे बाहर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर पूर्ववत उसी तरह सन्नाटा था। इस बात का तो सवाल ही नहीं था कि कोई इस तरह तीसरी मंजिल से कूदे और बीच में ही गायब हो जाए। कहाँ गया हरनाम सिंह? अगर वो अय्यार था तो ये क्या कमाल है। नहीं, वो अय्यार नहीं हो सकता। तो क्या वो वाकई हरनाम सिंह की रूह थी? इसी तरह के ख्याल बलराम के दिमाग में चकराने लगे। अभी कुछ देर पहले उसे ऐसा लगा था कि वह कोई अय्यार था, लेकिन कोई भी अय्यार इस तरह तीसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर गायब नहीं हो सकता। खिड़की के बाहर इस वक्त भी वह सब कुछ था। छिटकी चांदनी, पहरा देते सिपाही, वही चौकीदार की आवाज़। बलराम सिंह इस वक्त खुद को बड़े ही गहरे तरद्दुद में महसूस कर रहा था। बहुत देर तक वह खिड़की पर ही खड़ा न जाने किन किन बातों के ख्याल करता रहा। फिर खिड़की बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया। उसका दिमाग ख्यालों में घूम रहा था और उसे तरह तरह के ख्यालों के सबब से नींद भी नहीं आ रही थी। इस बार उसने निश्चय किया कि वह बराबर उस खिड़की पर नज़र रखेगा। अभी खिड़की पर नज़र रखे हुए उसे मुश्किल से 15 शायद ही हुए थे कि अचानक उसे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खिड़की के सामने यानी इस वक्त बलराम की पीठ की ओर था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह चौंक पड़ा और उसने पलटकर उस ओर देखा। यह देखकर वह दंग रह गया था कि इस बार हरनाम सिंह की लाश खुले हुए दरवाजे के बीचों बीच में ही खड़ी हुई थी। अगर मैं चाहूँ तो तुझे एक सांस में अपने पास बुला सकता हूँ, लाश बोली, लेकिन मैं तुझे इतनी आसान मौत न मारूंगा। मैं तुझे तब मारूंगा जब तू भरे दरबार में अपना गुनाह कबूल कर लेगा। अब तो बलराम सिंह की बड़ी ही अजीब सी हालत हो गई थी। कमरे से बाहर गैलरी चमक रही थी। रात के वक्त गैलरी की दीवारों पर जगह जगह मशालें जला करती थीं। वे अब भी चल रही थीं और उनकी बखूबी रोशनी गैलरी में फैल रही थी। इस रोशनी का थोड़ा सा भाग हरनाम सिंह की लाश पर भी पड़ रहा था। बलराम को याद आया, रात के वक्त गैलरी में पहरे पर सिपाही भी तो रहते हैं। मगर मन में ये ख्याल आते ही उसका एकदम हौसला बढ़ गया। लाश की बात को कोई भी जवाब न देकर बलराम ने फिर अपना खंजर संभाला और फिर बिस्तर पर से उछलकर लाश पर झपट पड़ा। मगर वह लाश इससे पहले ही दरवाजे के पार गैलरी में ही कहाँ गुम हो चुकी थी। पकड़ो पकड़ो! बलराम अपनी पूरी ताकत से चीखा और कमरे से बाहर गैलरी में आ गया। गैलरी में पहरे पर मौजूद 4 सिपाही चारों दिशाओं में बहुत ही तीव्र गति से दौड़कर उसके पास आए और बोले, कौन है कुमार साहब, कहाँ हैं? बलराम सिंह ने देखा, गैलरी में बलाश कहीं भी नहीं थी। वह घूम घूम कर गैलरी में दोनों तरफ जंगलों की तरफ देखने लगा, मगर उन 4 सिपाहियों के अलावा गैलरी में किसी 5वें आदमी की परछाई तक कहीं नहीं थी। बलराम के हाथ में चाकू था और हालत इस वक्त किसी पागल जैसी हो रही थी। उसकी यह हालत देखकर चारों सिपाही जो उसके करीब आ चुके थे, उनमें से एक बोला, क्या बात है कुमार साहब, आप किसकी तलाश कर रहे हैं? कहाँ है वो? तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? बलराम सिंह बोला, जाने क्यों दिया? उसकी बात सुनकर चारों सिपाही हैरत में पड़ गए। पहले तो उन सब ने हैरत भरे अंदाज से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, कुछ समझ में नहीं आता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं आया। क्या बकते हो? गुस्से में उफन पड़ा बलराम सिंह। हमारी आंखों के सामने वो हमारे कमरे से निकलकर गैलरी में आया है। तुम नमक हराम हो, सो रहे होगे। इस तरह कोई मेरे कमरे में आकर चला जाए और तुम उसे देख तक नहीं पाओ। चारों सिपाहियों की हालत बड़ी ही अजीब थी। एक बोला, हम कसम खाकर कहते हैं कुमार साहब कि हम सब मुस्तैदी से जाग कर पहरा दे रहे थे। एक शायद के लिए भी हम में से किसी की झपकी तक नहीं आई, और आप कह रहे हैं कि हम सो रहे थे। आपका हम पर लगाया गया ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। बल्कि हमें तो इस बात का तरद्दुद है कि आज आपको अचानक क्या हो गया है। आप हाथ में खंजर लिए अपने कमरे से किसके पीछे निकले? यहाँ गैलरी में पिछले कम से कम 3 घंटे से कोई नहीं आया। हम तो उस वक्त चौंके जब आपके कमरे में से आपकी पकड़ो पकड़ो की आवाज़ आई। हम घबराकर अपनी अपनी जगह से आपके कमरे की ओर झपटे। अभी हम में से आपके कमरे के पास कोई पहुंच भी नहीं पाया था। देखते क्या है कि आप हाथ में खंजर लिए गैलरी में आ गए। आपके आने का अंदाज़ ऐसा था मानो किसी पर हमला करना चाहते हो।
लेकिन हमारे लिए बहुत ही हैरत और तरद्दुद की बात है कि गैलरी में आपके अलावा दूसरा कोई आदमी नहीं था। नहीं, बलराम चीख पड़ा। ये गलत है। वो मुझसे एक शायद पहले ही कमरे से बाहर निकला है और तुम कहते हो कि पिछले 3 घंटे से इस जगह कोई आदमी नहीं आया। तो फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा किसने खोला? आपके कमरे का दरवाज़ा अगर आपने नहीं खोला तो फिर हमारे हमारे लिए बहुत ही हैरत की बात है कि किसने खोला, और इस बात का हमारे पास कोई जवाब भी नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आपसे एक ही शायद पहले कोई आपके कमरे से गैलरी में आया है, तो एक ही शायद में वो कहाँ गया? गैलरी तो खाली पड़ी है, फिर हम भी यहाँ खड़े हैं। उसकी इस बात पर बलराम सिंह भी निरुत्तर हो गया। वाकई इस गैलरी में से एक शायद में गायब हो जाना किसी इंसानी फितरत की बात नहीं। तीसरी मंजिल की खिड़की से कूदना और कूद कर गायब हो जाना भी तो किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। तो फिर क्या वो वास्तव में हरनाम सिंह की रूह है? बलराम के दिमाग का एक कोना बोला। वाकई कहीं वह इन सिपाहियों के सामने मजाक तो नहीं बन रहा है। अभी ये सब ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे कि गैलरी में दूर सामने, जहाँ के बाद से गैलरी दाहिनी तरफ को मुड़ गई थी, मोड़ पर ही दीवार में एक मशाल के ठीक नीचे खड़ी हुई हरनाम सिंह की लाश उसने साफ देखी। वो एकदम चीखा, वो रहा, पकड़ो, देखो वो रहा। उसके चीखते और इशारा करते ही चारों सिपाहियों ने उस तरफ देखा। चारों के चेहरों पर एकदम हैरत के भाव उभर आए। उनमें से एक बोला, कौन? कहाँ है? गैलरी तो एकदम खाली पड़ी है। लेकिन बलराम साफ देख रहा था, हरनाम सिंह की लाश अभी तक वहीं ठीक मशाल के नीचे खड़ी थी। खड़ी ही नहीं थी, बल्कि इशारे से वह बलराम को बुला भी रही थी। बलराम की हालत बड़ी अजीब हो गई। वो एकदम बोला, देखो वो रहा, कोने वाली मशाल के ठीक नीचे। वो इशारे से मुझे बुला भी रहा है। इसे पकड़ो, जाने न पा। एक बार फिर चारों ने देखा। पुनः एक बार एक बोला, आपको हो क्या गया कुमार साहब? वहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या बकते हो? बलराम जैसे पागल हो गए। वो रहा, मेरी आंखों के सामने अभी तक खड़ा है। देखो, अब उसने अपनी कमर से एक चमचमाता हरवा भी निकाल लिया है। वो देखो, वो मुझे हरवे से मारने का इशारा कर रहा है। सिपाहियों के चेहरे से जाहिर होता था कि वे गहन तरद्दुद से गुजर रहे हैं। सबकी नज़र उसी मशाल के नीचे थी जहाँ कुमार ने इशारा किया था। उनमें से एक फिर बोला, हमारी समझ में नहीं आ रहा कुमार कि आपको हो क्या गया? वहाँ तो कोई भी नहीं है। ना जाने आप क्या देख रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। बदतमीज़! चीखते हुए बलराम सिंह ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तुम चारों अंधे हो गए हो? सामने खड़े हुए आदमी को भी नहीं देख सकते? ठहरो, इसको मैं ही बताता हूँ। कहते हुए कुमार खंजर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उस तरफ दौड़ा। लाश मशाल के नीचे से हटी और गैलरी में दूसरी तरफ मुड़ गई। जब बलराम मोड़ पर घूमा तो दूर दूर तक गैलरी खाली पड़ी थी। कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी। वो लौट आया। चारों सिपाही बड़ी अजीब सी नज़रों से उसे देख रहे थे। हालांकि बलराम सिंह के दिमाग में बुरी तरह से साएं साएं हो रही थी, मगर फिर भी उसने सिपाहियों को डांट कर कहा, तुम सब नमक हराम और निकम्मे हो गए। सुबह कोई तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा। सिपाही बेचारे क्या कहते, बस बलराम सिंह की तरफ देखकर सोचते रहे कि इसे हो क्या गया। बलराम ने कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके वह मुड़ा तो ये देखकर दंग रह गया कि वह खिड़की फिर खुली पड़ी थी और उसके पल्ले पुनः हवा के साथ बज रहे थे। उसका दिल धक्क से रह गया। वह धड़कते दिल से खिड़की के पास पहुंचा। एक बार पुनः खिड़की के बाहर का वही दृश्य देखकर खिड़की बंद कर ली। बिस्तर पर लेट कर वह फिर ख्यालों में डूब गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर पहुंच चुकी थी। अभी बिस्तर पर लेटे उसे आधा घंटा ही हुआ होगा कि अचानक वह दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उछल पड़ा। एक बार को तो डर के सबब से उसका सारा जिस्म कांप उठा। अभी वह कुछ सोच भी नहीं पाया था कि दरवाज़ा फिर किसी ने खटखटाया। इस बार उसने खुद पर काबू करके पूछा, कौन है? ये मैं हूँ कुमार साहब, दारोगा जसवंत सिंह। बाहर से आने वाली आवाज़ को बलराम सिंह बखूबी पहचान गया। उसने दरवाज़ा खोला। जसवंत सिंह ने अंदर आते हुए कहा, क्या बात है कुमार साहब? वे बाहर खड़े सिपाही आपके बारे में कैसी बात अजीब बातें कर रहे हैं? कहते हैं कि आप एक ऐसे आदमी के पीछे खंजर लिए घूम रहे थे जो था ही नहीं। बकते हैं वो। बलराम तब भी झुंझलाया हुआ था। बोला, आंखों के सामने ही तो था और झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है कि ये भी उससे मिल गए हैं, उसे बचाना चाहते हैं। किसे? उसी अय्यार को जो वहाँ हरनाम सिंह का भेष बनाकर आया था। बलराम बोला, क्या मतलब? अब चौंकने की बारी जसवंत की थी। बोला, सारा धीरे धीरे सारा हाल मुख्तसर में बताओ। बलराम सिंह ने सारा हाल मुख्तसर में जसवंत सिंह को बता दिया। सारा हाल सुनने के बाद उसके चेहरे पर भी गहन तरद्दुद के भाव उभर आए। वो बोला, यह तो तुम्हारे साथ बड़ा ही अजब मामला हुआ है। सिपाहियों का किसी से मिल जाने का तो ख्याल ही छोड़ दो। वे तो वैसे ही हमारे खास सिपाही हैं। तुम्हें भी मालूम है कि अपने पक्ष के कितने ही काम तो हम उनसे करवा चुके हैं। हमारे प्रति वे पूरे वफादार और ईमानदार हैं। हालांकि उन पर शक करना ही गलत है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि तुम्हारे पास यह हरनाम सिंह के भेष में आने वाला कोई अय्यार ही था और सिपाही उससे मिले हुए ही थे, तो ये सोचो कि वह इस खिड़की से कूदकर एकदम हवा में ही कहीं गायब हो गया। एक ही सायत में वह गैलरी में से भला कहाँ चला गया
और जिस वक्त अंत में तुम खंजर लेकर उसकी तरफ दौड़े तो वह गैलरी में मुड़कर अचानक कहाँ गायब हो गया? यही यही सारे सवाल तो मेरे दिमाग को भी परेशान किए जा रहे हैं, बलराम सिंह बोला। लेकिन अगर वो अय्यार नहीं था तो कौन था? क्या इस दुनिया में रूह भी कोई चीज़ होती है? क्या वो रूही थी? मुमकिन है कि रूही रही हो, जसवंत सिंह बोला। होती क्यों नहीं, रूह भी होती है। उनमें यही खासियत होती है कि जैसे दिखना चाहती हैं दिखती हैं, बाकी किसी को नज़र भी नहीं आती। जो आदमी अपनी उम्र से पहले मर जाता है और रूह लिबास इसी तरह भटकती फिरती रहती है। किसी भी रूह की यह हालत उस वक्त तक रहती है जब तक कि उसकी उम्र पूरी ना हो जाए। तो क्या हकीकत में हरनाम सिंह चाचा की रूह भी मेरे पीछे लग गई है? बलराम सिंह के चेहरे पर से खौफ झांकने लगा। खैर, रूहों का भी इलाज है, जसवंत सिंह बोला। मैं कल तुम्हें झाड़ फूँक करने वाले के पास ले चलूँगा, वो तुम्हारी बला दूर कर देगा। इस तरह से कुछ देर तक वे इसी बात पर चर्चा करते रहे। फिर बलराम ने जसवंत से पूछा, लेकिन तुम्हें किस सबब से इतनी रात गए आना पड़ा? कुछ ही देर पहले मेरे कमरे में गुरु घंटाल आया था। गुरु घंटाल? बलराम चौंका। क्या कहता था? सवाल मुख्तसर में कहो। जसवंत सिंह ने अपना हाल यूं कहना शुरू किया। मैं सोया हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि मेरी पलंगड़ी के पास एक बहुत बड़ा लंबा साया खड़ा है। उसका सारा जिस्म काले कपड़ों और चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था। साय ने मुझे जगाया था। पहले तो मैं उसे देखकर पहचाना नहीं और घबरा गया, मगर जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने जवाब दिया, अय्यारों का अय्यार गुरु घंटाल। ये सुनकर मैं कुछ आश्वस्त सा हुआ, क्योंकि एक मकसद होने के सबब से मैं उसे अपना दोस्त ही समझता हूँ। मैं उठकर बैठ गया और उसे भी अपने पास बिस्तर पर ही बिठाया। मेरे पूछने पर कि वह कमरे में कैसे आया, उसने एक खुली हुई खिड़की की तरफ इशारा करके बताया कि कमंद की मदद से वह खिड़की के रास्ते से आया है। इसके बाद हम दोनों आपस की बातचीत करने लगे। उसके साथ हुई जब अपनी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर तुम भी खुश हो जाओगे। वाकई ऐसा लग रहा है जैसे हमारा भाग खुलने ही जा रहा है। कुछ बताओ तो सही कि क्या बातें हुई, बलराम बोला। ये कागज़ पढ़ लो, तुम्हें तमाम बातों का सारी मालूम हो जाएगा। जसवंत सिंह ने फिर एक कागज़ को बलराम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह कागज़ उसी ने मुझे दिया है और समझ लो कि यही बातें उसने मुझसे कमरे में की हैं। बलराम सिंह ने कागज़ पढ़ लिया। ऊपर से तो बलराम सिंह ने कागज़ पढ़ने के बाद खुशी ही जाहिर की, लेकिन हम खूब जानते हैं कि अंदर अंदर इस कागज़ की किसी बात को पढ़कर उसे दुख व अफसोस हुआ है। हाँ, ऊपर से जसवंत सिंह को दिखाने के लिए वह ज़रूर बोला, वाह, बहुत खूब। अगर ऐसा है तब तो फिर बस हमारा काम हो ही जाता है। बेशक, जसवंत सिंह ने कहा, मुझे उसकी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। वाकई शेर सिंह जैसे 10-5 अय्यारों को तो वो अपनी केवल एक ही उंगली पर नचा सकता है। उसकी करनी और कथनी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक तरद्दुद और सामने आता है। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, जसवंत सिंह बोला। तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर असलियत यह है जो इस कागज़ में लिखी है, तो फिर वह क्या मामला था? वह कहाँ गायब हो गया और अब भी वह सामने नहीं आता? गुरु घंटाल के वह खत जो दिन में दरख्तों पर चिपके मिले थे, पढ़कर वह चौंका तो ज़रूर होगा। हाँ, यही तो बड़े तरद्दुद की बात है कि वह सामने क्यों नहीं आया। लेकिन मुझसे बात करते समय गुरु घंटाल ये बात भी साफ कर गया। उसने मुझे बताया कि उसने दरख्तों पर ऐसे मजमून के कागज़ जानबूझकर इसी सबब से चिपकाए कि वह चौंके और सामने आए। लेकिन गुरु घंटाल को ये मालूम कैसे हुआ कि वह हमसे मिल चुका है और फिर ऐसी ऐसी बातें कर चुका है? उन्हीं से मालूम हुआ है जिन्हें हम ये सारी बातें बताए आए थे, जसवंत सिंह बोला। अच्छा ही हुआ जो हम वहाँ से सीधे भरतपुर ना आकर उनके पास चले गए और सारा हाल बयान कर दिया। अगर हम ऐसा ना कर पाते तो गुरु घंटाल कभी भी हमारे पक्ष में इतनी ज़बरदस्त अय्यारी नहीं कर पाता। अब तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारा काम हो ही चाहता है। लेकिन हाँ, एक बात बड़े ताज्जुब की है, बलराम ने कहा। हम में और तुम में से किसी ने भी सत्यवती को गायब नहीं किया, फिर भी हरनाम की रूह हमें ही उसका मुजरिम ठहरा रही थी। हाँ, ये वाकई ताज्जुब की बात है, जसवंत सिंह ने कहा। इस बारे में मैंने गुरु घंटाल से भी बात की थी। मैंने उससे कहा था कि कहीं उसी ने तो स्नान गृह से सत्यवती को गायब नहीं कर दिया था, लेकिन उसका जवाब भी नाम ही था। उसका जवाब नाम में सुनकर मेरा तरद्दुद इस बारे में ज़्यादा ही बढ़ गया। सवाल यह है कि जब हम तीनों में से, या यूँ कहो कि हमारी मंडली में से किसी ने भी उसे गायब नहीं किया है, तो वो गायब कैसे हो गई? हमारे अलावा ऐसा दिलदार इस महल में कहाँ से आ गया? खुद वह गायब होगी क्यों? इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि वह स्नान गृह में से कैसे गायब हो गई। खैर, ये गुत्थी बाद में सुलझाई जाएगी, बलराम सिंह ने कहा। अब तो ये देखना है कि गुरु घंटाल अपने किस किस इरादे में कहाँ तक कामयाब होता है। जो सारे काम उसने सोच रखे हैं वे करने के बाद सत्यवती का पता लगाना ही सबका काम होगा। हाँ, लेकिन वे सारे काम हमें खूब होशियारी से करने हैं, जिनके बारे में गुरु घंटाल ने इस कागज़ में हमें करने के लिए लिखा है। अगर गुरु घंटाल जैसे दोस्त की मदद के बावजूद हम अपने इरादों में नाकामयाब हो गए तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। गुरु घंटाल हमारी भरपूर मदद कर रहा है, मगर उसका ख्याल रखना
कि कहीं वह वक्त से पहले ही हमारा भेद सुरेंद्र सिंह पर ना खोल दें। अगर ऐसा हो गया तो गुरु घंटाल के तो सारे काम निकल जाएंगे, लेकिन हमें ज़रूर अपनी ज़िंदगी के से हाथ धोना पड़ेगा। जहाँ तक गुरु घंटाल के मिलने और उससे बात करने से खुशी हुई, वहाँ उस भेद के खुलने से इस बात का खतरा भी है कि कहीं वो हमें फंसवा ही दे। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा, बलराम सिंह ने कहा। फिलहाल तो हमें गुरु घंटाल के कहे मुताबिक ही काम करना है। इसके बाद उनमें इसी तरह की कुछ और बातें होती रहीं। इसके बाद जसवंत सिंह अपने कमरे में चला गया। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति सीरीज़ के भाग 8 को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में, यानी भाग 9 में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।